हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको सेक्शन 1 बताया जा रहा था, जिसमें आपको ये बताया जा रहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता। इसमें हमने आपको ये बता रहे थे पिछले में कि अवमानना में अर्थात कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मामले में इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि अवमानना की कार्यवाही क्वासी जुडिशियल होती हैं, इसलिए इसमें अप्लाई नहीं होता। अगला आ जाए ट्रिब्यूनल के समक्ष की गई कार्यवाही में। ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाही में न्यायाधिकरण अर्थात जो ट्रिब्यूनल होते हैं, अधिकरण होते हैं, उनके समक्ष जो भी कार्यवाही होती हैं उसमें साक्ष्य के नियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू नहीं होता। अब ये हैं कि भाई अधिकरणों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 323 ए और अनुच्छेद 323 बी। पिछली बार आपका ये क्वेश्चन बिहार आपका कह सकते हैं कि सिविल जज की परीक्षा में पूछा गया था। ट्रिब्यूनल या अधिकरण का गठन 323 ए और 323 बी। अब समस्या ये आती है कि जब ट्रिब्यूनल के मामले में एविडेंस एक्ट लागू ही नहीं होता तो ट्रिब्यूनल आपका कैसे कार्यवाही करते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? तो ट्रिब्यूनल नेचुरल जस्टिस अर्थात प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए निर्णय देते हैं। अगला देखा जाए आपका आर्बिट्रेशन, हम बता ही दिए थे, यानी कि सुलहकर्ता देखा जाए। सुलहकर्ता के समक्ष की गई कार्यवाही में भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। अब सुलहकर्ता के बारे में प्रावधान आपका सीपीसी में कहाँ है? तो अगर सीपीसी में सुलह समझौता पूछे तो सीपीसी की धारा 89 बताइएगा। अगर आपका सुलहकर्ता के बारे में अलग कानून बना है, आपका आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 जिसे बताया जाएगा। सुलहकर्ता चूँकि न्यायालय नहीं होता, अतः जो काउंसलेशन होता है सुलहकर्ता के समक्ष कार्यवाहियों में एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। ये भी प्राकृतिक न्याय अर्थात नेचुरल जस्टिस का पालन करते हुए सुनवाई करते हैं। अगला आता है संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत जो इंक्वायरी या जांच होती हैं उसमें भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। ये जो केस आया, केस याद रखिएगा, KL शिंदे वर्सेज मैसूर राज्य। KL शिंदे वर्सेज मैसूर राज्य। मैसूर राज्य के मामले में ये बता दिया गया कि अनुच्छेद 311 के तहत जो लोक सेवक के विरुद्ध जांच होती हैं उसमें एविडेंस एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया जाता। अब ये आया कि अनुच्छेद 311 क्या है? तो अनुच्छेद 311 में पब्लिक सर्वेंट को या लोक सेवक को प्रोटेक्शन या संरक्षण दिया गया है।
लोक सेवकों बिहार में पूछा गया है कि लोक सेवकों को संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 311। कितने संरक्षण दिए गए हैं? 2 संरक्षण दिए गए हैं। पहला संरक्षण ये है कि जो प्राधिकारी लोक सेवक को अपॉइंट किया है अर्थात नियुक्त किया है, उससे नीचे का प्राधिकारी, लोअर रैंक का प्राधिकारी, नीचे का प्राधिकारी उस लोक सेवक को टर्मिनेट नहीं कर सकता, यानी कि पदच्युत नहीं कर सकता, नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता। और दूसरा आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि पदच्युत किए जाने के पहले लोक सेवक को सुना जाएगा, यानी कि आडि अल्ट्रम पर्टम का सिद्धांत भी अनुच्छेद 311 में लागू होता है। अगला ये, अगर आपका और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता एविडेंस एक्ट के प्रावधान, उनको देखा जाए। पुलिस अधिनियम 1861 अर्थात पुलिस एक्ट 1861 यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत जो पुलिस पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही होती हैं, जो विभागीय कार्यवाही होती हैं, उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट के नियम लागू नहीं होते, यानी कि न तो आंतरिक जांच में लागू होते हैं न विभागीय जांच में। इसके बाद जो कह सकते हैं कि औद्योगिक अधिकरण हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैं, उनमें भी लागू नहीं होते। और आयकर अधिनियम के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, यानी कि आयकर अधिनियम के तहत जो कार्यवाही की जाती हैं उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। इस प्रकार कहाँ कहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान अप्लाई होते हैं, कहाँ कहाँ नहीं होते, ये पूरी तरह आपको बताया गया। अब आइए देखा जाए, आपका सेक्शन 1 समाप्त हो गया। अब आइए एविडेंस एक्ट का सेक्शन 2 देखा जाए। जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की बात है, धारा 2 से इस बार क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ में बना था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 से क्वेश्चन बना था। देखिए क्वेश्चन का पहले मॉडल बता दिया जाए कि धारा 2 को किस सन में, किस ईयर में, किस सन में निरसित किया गया। निरसित यानी कि समाप्त। समाप्त का मतलब कि पूरी तरह ख़त्म कर देना, तो आपका जवाब रहेगा 1938, यानी कि 1938 ईस्वी में धारा 2 में दिए गए प्रावधानों को रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है। इसी के साथ याद रखिए आपका बन सकता है एविडेंस एक्ट में अनुसूची थी अर्थात शेड्यूल था, अनुसूची थी, इसको भी 1938 ईस्वी में रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि साक्ष्य अधिनियम में प्रथम बार संशोधन कब किया गया, तो साक्ष्य अधिनियम में प्रथम बार, जहाँ तक संशोधन की बात है, अमेंडमेंट की बात है, ये नया क्वेश्चन बन सकता है। साक्ष्य अधिनियम में प्रथम बार संशोधन
1938 ईस्वी में ही किया गया और 1938 ईस्वी में संशोधन करके सेक्शन 2 को और इसी के साथ एविडेंस एक्ट के शेड्यूल को द एंड कर दिया गया, अर्थात समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन धारा 2 से बनता है वह आपका बता दिया गया। अब आइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 3 देखा जाए, धारा 3 देखी जाए। धारा 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज हैं, अर्थात निर्वचन खंड है। निर्वचन खंड है अर्थात सेक्शन 3 में निर्वचन खंड दिया गया है। यहाँ 2-3 बातें आपको शुरुआती दौर में पहले बता दी जाए, तब एक एक शब्दों का निर्वचन इंटरप्रिटेशन आपको बताया जाएगा। यहाँ से आपका प्री में भी लगातार क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। थोड़ा अच्छे से सतर्क रहिए, छोटी छोटी बातों पर भी आपका क्वेश्चन बना है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपका पहला ये जानना है कि ये जानना है शुरुआती दौर में कि जब इंडियन एविडेंस एक्ट बना था, यानी कि जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निर्माण हुआ था, उस समय कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आपका 10 शब्दों को निर्वचित किया गया था, यानी कि 10 शब्दों को इंटरप्रेट किया गया था, निर्वचित किया गया था। यानी कि सब मूल जो आपका कह सकते हैं कि एविडेंस एक्ट था, उसमें 10 शब्दों को निर्वचित किया गया था। ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा, सन 2000 में आईटी एक्ट द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा 9 और शब्दों को इसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया, यानी कि 9 और शब्दों को निर्वचित किया गया। यूपीएपीओ ने ये बनाया कि जो सन 2000 का संशोधन किया गया आईटी एक्ट के द्वारा, ये कब से प्रवर्तित हुआ, इनफोर्स कब से हुआ, अर्थात ये संशोधन कब से लागू किया गया। तो ये याद रखिए, आगे भी पूछ सकता है। 17 अक्टूबर सन 2000 को यह संशोधन लागू किया गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि एविडेंस एक्ट में सबसे वाइड, सबसे व्यापक संशोधन किस सन में किया गया। तो सबसे व्यापक संशोधन साक्ष्य अधिनियम में सन 2000 द्वारा ही किया गया। ये डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर सन 2000। यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। अब ये है कि यानी कि वर्तमान समय में कुल मिलाकर 19 शब्दों को निर्वचित किया गया है, अर्थात आसान भाषा में कहिए तो परिभाषित किया गया है, या ये कह सकते हैं कि निर्वचित किया गया है। आइए, धारा 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है, प्री में भी और मेंस में भी। पहले प्री का एक क्वेश्चन निकाल लिया जाए, तब एक एक शब्दों को देखिए। धारा 3 में थोड़ा समय लगेगा पढ़ाने में, इसके बाद ही एविडेंस एक्ट को तेज़ी आएगी। धारा 3 को एक एक शब्दों की परिभाषा को अच्छे से पढ़िए। अब जो क्वेश्चन आपका गलत होता है कि किसको निर्वचित या परिभाषित नहीं किया गया है, याद रखिएगा, एक दे देगा सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य आगे हम बताएंगे डिटेल में। और दूसरा दे देगा सुसंगत,
यहीं आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो रेलेवेंट फैक्ट को, सुसंगत तथ्य को एविडेंस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, सुसंगत शब्द को धारा 3 में निर्वचित किया गया है। कई राज्यों में ये क्वेश्चन आ चुका है, किसी भी हाल में गलत न हो। कई राज्यों में ये क्वेश्चन आपका मैं बता दूं आया है। आइए पहला निर्वचन देखा जाए, जो बेयर एक्ट में पहला निर्वचन दिया गया है। लाइन से हम चलेंगे, पैराग्राफ चेंज करके दिया गया है। जो पहला निर्वचन है वह कोर्ट है या न्यायालय है। देखिए, न्यायालय या कोर्ट को निर्वचित किया गया है। ये यूपी एपीओ में मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि न्यायालय को परिभाषित करिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी आ चुका है। देखिए, न्यायालय की परिभाषा और इसके बाद कैसे आपको रिलेट करेंगे, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। कम से कम इतना पढ़िए कि 20-25 लाइन आप अपने मन से लिख सकते हैं। जहाँ तक न्यायालय की बात है, बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं। यानी कि न्यायालय में आपका सभी न्यायाधीश हो गए, पहले प्री का भी मॉडल चलते रहना है। न्यायाधीश हो गए, यानी कि सभी न्यायाधीश न्यायालय शब्द में शामिल हैं। इसके बाद सभी जो मजिस्ट्रेट हैं वह भी शामिल हैं, मजिस्ट्रेट आ गए। इसके बाद बताया जा रहा है कि मध्यस्थों के सिवाय जो आर्बिट्रेटर होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, ये न्यायालय में शामिल नहीं हैं। अब आगे देखिए, तीसरा, मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। यानी कि साक्ष्य लेने के लिए वैध या वैलिड, जो वैध रूप से ऑथराइज व्यक्ति हैं, प्राधिकृत व्यक्ति हैं, ये सभी प्राधिकृत व्यक्ति भी एविडेंस एक्ट के लिए न्यायालय में शामिल माने जाएंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कह सकते हैं कि साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से ऑथराइज हो। पहले प्री का क्वेश्चन निकाल लिया जाए, तब इसको डिटेल में कोरिलेट करके चला जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि न्यायालय में कौन शामिल हैं। दे देगा सभी न्यायाधीश, दूसरा दे देगा सभी मजिस्ट्रेट, तीसरा दे देगा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत, वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, चौथा दे देगा उपर्युक्त सभी। तो ऐसी दशा में आप उपर्युक्त सभी मारिएगा। जो अगला क्वेश्चन बनता है मॉडल कि न्यायालय में कौन शामिल नहीं है, दे देगा सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, दे देगा मध्यस्थ और इनमें से कोई नहीं। तो मध्यस्थ भले ही साक्ष्य लेता है, लेकिन एविडेंस एक्ट उसे न्यायालय में शामिल नहीं मानता। इसमें भरमाने के लिए और आपका ऑप्शन दे सकता है। मध्यस्थ की जगह दे देगा सुलहकर्ता भी दे सकता है। जैसे एक अपना मॉडल बनाया जाए, यानी कि आपका नया मॉडल भी एक प्री के लिए बना दिया जाए कि न्यायालय में कौन शामिल नहीं है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है
कि न्यायालय में कौन शामिल नहीं है। अब दे देगा, पहला दे देगा सुलहकर्ता, तो जो सुलहकर्ता होता है ये न्यायालय में शामिल नहीं होता। दूसरा दे देगा मध्यस्थ, मध्यस्थ ये भी शामिल नहीं होता। तीसरा दे देगा उपर्युक्त दोनों, और चौथा दे देगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको उपर्युक्त दोनों मारना है। क्यों? क्योंकि सुलहकर्ता और मध्यस्थ भले ही साक्ष्य लेते हों वैध रूप से, लेकिन ये न्यायालय में शामिल नहीं है। इसी को कोरिलेट करके पढ़िएगा। कोरिलेट आपको ये करना है कि कहाँ कहाँ न्यायालय की परिभाषाएं दी गई हैं। एक एक परिभाषाओं को अच्छे से तैयार रखिए। पहला क्वेश्चन, आईपीसी में न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है धारा 20, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत नहीं, आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत न्यायालय को परिभाषित किया गया है सेक्शन 20 में। इसके बाद सीआरपीसी देखा जाए। सीआरपीसी में न्यायालय को न परिभाषित करके हाई कोर्ट को परिभाषित किया गया है सीआरपीसी की धारा 2E में। इसके बाद अगर हम संविधान को देखें, संविधान की जहाँ तक बात है, संविधान का अनुच्छेद 366, संविधान का अनुच्छेद 366 के क्लाज 11 में आपका कह सकते हैं फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय परिभाषित किया गया है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लाज 11 में फेडरल कोर्ट की परिभाषा दी गई है। अब आपका जो समस्या आती है, कह सकते हैं कि जो ये न्यायालय की परिभाषा दी गई है, अब कभी काल ये पूछा जाता है, यही आपका व्याख्या करते समय अब लिखना है। जहाँ तक न्यायालय की परिभाषा का प्रश्न है, न्यायालय शब्द के न्यायालय की जो परिभाषा या जो निर्वचन धारा 3 में दिया गया है, ये केवल साक्ष्य अधिनियम के लिए हैं, अन्य कानूनों के लिए नहीं है। आपका न्यायालय के अंतर्गत जूरी भी शामिल हैं, यानी कि आपका जो जूरी सदस्य होते हैं ये भी न्यायालय में शामिल न्यायिक निर्णयों द्वारा माने गए हैं। इसके बाद आपका कह सकते हैं औद्योगिक अधिकरण के तहत औद्योगिक जो अधिकरण हैं ये भी न्यायालय में हैं। जो कमिश्नर वन अधिनियम के तहत जो कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, इसे भी न्यायालय माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लोक सेवक माने कमिश्नर भी आपका कुछ दशाओं में न्यायालय माना गया है। मुख्य रूप से अटैक करिएगा जूरी पर। इस प्रकार कोर्ट की परिभाषा भी आपका समाप्त हो गई। अब आइए जो दूसरा शब्द मुख्य रूप से हैं वह फैक्ट हैं। फैक्ट यानी कि तथ्य यानी कि वाकिया का मतलब हुआ घटना। तथ्य, वाकिया, फैक्ट, घटना। अब आइए जो तथ्य से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्ट या तथ्य या फैक्ट्स। देखिए तथ्य के बारे में पहले सामान्य बातें जानिए, तब आपका बेयर
और काफ़ी गहराई से पढ़ाया जाएगा। जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, वाकया या वास्तविकता, देखिए तथ्य को ही न्यायालय में साक्ष्य या एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहला क्वेश्चन, ये तथ्य ही हैं जो एविडेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्य के औजार कहे जाते हैं। साक्ष्य के अभी हम बताएंगे इसको। साक्ष्य के पहले सामान्य बातें देखिए। साक्ष्य के औजार इन्हें कहा जाता है। फिर जो तथ्य हैं, तथ्य में ही सत्य छुपा रहता है। तथ्य आपका दो प्रकार के होते हैं, इनका काइंड कभी काल पूछा जाता है। एक फिजिकल फैक्ट, फिजिकल का मतलब हुआ भौतिक तथ्य, भौतिक तथ्य, और एक मेंटल फैक्ट, मेंटल का मतलब हुआ मानसिक। बताएंगे हम डिटेल में, अभी सामान्य बातें बताई जा रही हैं। मानसिक तथ्य, ये जो फैक्ट होते हैं, आपका तथ्य होते हैं। अब ये आया कि क्या सभी तथ्यों को यानी कि क्या सभी तथ्यों को साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है? तो आपका जवाब रहेगा सभी तथ्य साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किए जाते। तो आखिर न्यायालय में कौन से वह फैक्ट हैं, कौन सी वह बातें हैं जो न्यायालय में पेश की जाएंगी, कौन से तथ्य होंगे? तो आपका धारा 5 इस विषय को बताती हैं। या तो वह फैक्ट इन इशू होगा यानी कि विवादक तथ्य होगा, या आपका रेलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य। बताएंगे हम डिटेल में अभी। सुसंगत तथ्य होगा। आइए इसको पहले समझिए, तब बेरक शुरू किया जाएगा। तथ्य या फैक्ट्स को ही एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन प्री के लिए भी है कि एविडेंस या साक्ष्य किसका प्रभाव होता है, किसका इफ़ेक्ट होता है। अगर ये क्वेश्चन बने कि साक्ष्य किसका प्रभाव होता है, तो आप बताइएगा फैक्ट का यानी कि तथ्य का। दूसरा क्वेश्चन आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एविडेंस, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्य के औजार किसे कहा जाता है। तो जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वहीं साक्ष्य के टूल या औजार होते हैं। तथ्य में सत्य छिपा रहता है, जैसे कि आपका सुशांत सिंह राजपूत का ही मामला वर्तमान में ले लीजिए। तथ्य क्या थे? अगर तथ्यों का सही तरीके से सीबीआई पता लगा लेती हैं तो सच्चाई अपने आप ओपन हो जाएगी। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल। फिजिकल का मतलब ये हुआ कि ऐसी बातें, ऐसी घटना जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी कि जिन बातों का ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे फिजिकल फैक्ट या भौतिक तथ्य कहा जाता है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता, केवल भान किया जा सकता है, केवल आभास किया जा सकता है, वह मेंटल फैक्ट होंगे। अब डिटेल में बताया जाएगा कि भौतिक तथ्य क्या होते हैं, मेंटल फैक्ट क्या होते हैं। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है।
मानसिक तथ्य के बारे में एक कहावत भी कही जाती है कि मानव क्या दानव भी किसी व्यक्ति के मन में छुपे रहस्यों को जान नहीं सकता। अर्थात विधि मानव के हृदय में झांक कर नहीं देखती, वह मानव के बाह्य आचरण को देखती है, अर्थात मानव के एक्सटर्नल कंडक्ट को देखती हैं और मानव के बाह्य आचरण को देखते हुए उसकी मानसिक दशा का एक अनुमान लगाया जाता है। जैसे पुलिस वाले हैं, उनको अनुभव है, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो ये साधु हैं कि चोर हैं, प्रारंभिक तौर पर वे अनुमान लगा लेते हैं उसके हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन द्वारा। कई पुलिस वाले तो हाथ पकड़कर और नस की धड़कन से ही पता लगा लेते हैं कि क्या ये चोर हैं कि साधु हैं। तो मानसिक तथ्यों को डिटेल में हम बताएंगे। अभी फैक्ट शुरू नहीं किया गया डायरेक्ट, अभी आपको कुछ बातों से अवगत कराया जा रहा है। देखिए, अब तथ्य तो तमाम हैं, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं या इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हैं, सभी फैक्ट हैं। अब समस्या ये आई कि क्या सभी को न्यायालय में जाकर साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है? तो हमारा साक्ष्य अधिनियम ऐसी अनुमति नहीं देता। साक्ष्य अधिनियम बता देता है कि या तो धारा 5 यह स्पष्ट करती हैं, या तो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस न्यायालय में पेश किया जा सकता है। अब विवादक तथ्य क्या हैं, सुसंगत तथ्य क्या हैं, तो ये तथ्य के बाद यही परिभाषा आपको बताई जाएगी।